चरणजीत सिंह चन्नी, जी हां, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अभी भारत में एकमात्र शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मुख्यमंत्री बने हैं और पंजाब के इतिहास में पहली बार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से एक मुख्यमंत्री बनाया गया है। सनद रहे कि पंजाब में जो देश की आबादी है 16.6% अनुसूचित जातियों की, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा भाग पंजाब में है, 34% से ज्यादा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आज इस एपिसोड में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आजादी के बाद भारत में अनुसूचित जाति समुदाय के कितने मुख्यमंत्री बने हैं, किस किस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, किस पार्टी से कितने मुख्यमंत्री बने हैं और किन किन दलित प्रेमी कोट अनकोट पार्टियों ने मुख्यमंत्री बनाया है अथवा नहीं बनाया। इसके साथ साथ जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए, मुख्यमंत्री बदला है पंजाब में, लेकिन सियासी पारा देश का गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री ने बधाई दी नरेंद्र मोदी ने चन्नी साहब को। मायावती ने आलोचना की। मायावती ने कहा, जो कि बसपा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा कि ये सब चुनावी तिकड़म है, अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ही बनाना था तो 3 महीने के लिए क्यों 5 साल के लिए बनाना चाहिए था। उदित राज जी ने मायावती जी पे हमला बोला है कि सबसे ज्यादा सदमे में मायावती होंगी, पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बना है, क्योंकि अपने से बड़ा किसी दलित नेता को वो देखना नहीं चाहती। ये उदित राज जी ने कहा है। इधर दलित प्रेमी दिखने के चक्कर में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, दिन भर दलित प्रेमी होने का ट्वीट खेलते रहे हैं। दिन भर ट्वीट ही कर रहे थे। पत्रकार दिलीप मंडल ने लगातार उनको ट्वीट को शेयर करते हुए टिप्पणी उन्होंने लिखा है। तो ट्वीट खेल रहे थे कि दलित प्रेमी होने का अगर इतना ही प्रेम है तो योगी आदित्यनाथ साहब, अजय कुमार बिष्ट, आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए और किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ट्वीट खेलने से दलित प्रेम नहीं हो सकता है। या जो दलितों पे अत्याचार हमले हो रहे हैं, त्वरित कार्रवाई ही तो करवा दीजिए। सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ट्वीट करने से या रविदास के बारे में ट्वीट करने से क्या आपका ये दलित प्रेम है, ये झलकता है? कदाचित नहीं। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा सियासी पारा गर्म है, क्योंकि यहां भी जो है चुनाव होने वाला है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसमें 20% से ज्यादा आबादी एससी समुदाय की। अब चलिए, अब काम सीधे लिए चलते हैं पंजाब। पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, इसके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी का जब चुनाव हुआ, यह सबसे चौंकाने वाला विषय था, क्योंकि अब तक जो राजनीतिक सरगर्मी और हलचल थी पंजाब में, उसके हिसाब से डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार उनको माना जा रहा है। पहले नेता हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, जिनको पंजाब में मुख्यमंत्री का भार सौंपा गया है। और सनद रहे कि देश में 6 साल बाद कह रहा हूं, 6 साल बाद अनुसूचित जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है। इसके पहले बिहार में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उनके हटने के बाद कोई नहीं बना। एक बात और बता दूं कि बिहार एक ऐसा सूबा है जहां आजादी के बाद सबसे पहला मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति का बिहार में बना। उनके बारे में आगे बताऊंगा। और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी बिहार से बना। अब तक 3 मुख्यमंत्री बिहार से हुए हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, सबका नाम बताऊंगा। चलिए, 15 में बिहार में जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे, उसके बाद
पहली बार देश में एक दलित समुदाय का मुख्यमंत्री बना है। और परिस्थिति यह है कि पंजाब का जो सियासी झगड़ा था, उस सियासी झगड़े में आप सब लोग लगातार देख रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, जो भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, पहले भाजपा में थे, टीवी शो में लगातार आपको कॉमेडी करते दिख जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो सियासी घमासान था, उसको समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला निकाला और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। याद रहे, पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति समुदाय के लोग हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी की नजर इस वोट बैंक को साधने में लगी हुई है, चाहे भाजपा हो। इसलिए कारण नहीं कि प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया और बधाई दी। उधर योगी आदित्यनाथ भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर और तमाम बहुजन नायक को लेकर लगातार दिन भर ट्वीट कर रहे थे, और आम आदमी पार्टी भी वहां पे दलित वोट बैंक को लुभाने में लगी है। साथ साथ जो मायावती का आक्रामक जो रुख था आज चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पे, कांग्रेस पे जो उन्होंने निशाना साधा है, उसका कारण यह है कि अकाली दल से तकरीबन 24-25 साल बाद उनका गठबंधन हुआ है। और यह माना जा रहा था कि बसपा का अगर अकाली दल के साथ गठबंधन है तो आगे आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये गठबंधन बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स बनेगा। कांग्रेस ने अपने इस राजनीतिक चाल के जरिए दूसरे राज्यों के भी समीकरण साधने का दांव कांग्रेस ने चला है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह कारण यह है कि इस समय देश में चन्नी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि किस किस पार्टी ने कहां सीएम बनाया है दलित समुदाय के व्यक्ति को। अगर आप अभी देश के जियो पॉलिटिक्स में नजर डालें तो पूर्वोत्तर राज्य को छोड़ दें, आंध्र प्रदेश को छोड़ दें और झारखंड को छोड़ दें, इन राज्यों में ईसाई और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन देश में 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से कोई भी शेड्यूल कास्ट का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी, जो सबका साथ सबका विकास, दलितों को मत मारो मुझे मारो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और दलित राष्ट्रपति बनाए हैं उसको भी भुनाने की कोशिश करते हैं। लगातार बार बार ये कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब की वजह से बना हूं। 17 राज्यों में उनकी सरकार, उनके और उनके सहयोगी पार्टियों की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ उनका कोलैबोरेशन है। 17 सूबों में सरकार है, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। इसलिए आने वाले चुनाव में यह मुद्दा जो है बहुत ज्यादा गरमाने की इसकी उम्मीद है। एक भी सीएम नहीं बीजेपी ने नहीं बनाया है। इसमें कांग्रेस ने अपने परंपरागत जो वोट है, जो कि क्षेत्रीय पार्टी की इमरजेंस से पहले, तकरीबन 90 के पहले, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो वोट था अमूमन कांग्रेस को ही मिलता था, उस परंपरागत वोट बैंक को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि देश में आबादी क्या है, कितना प्रतिशत के जिलों में शेड्यूल कास्ट की आबादी है। तो कुल आबादी जो है देश में 16.6% शेड्यूल कास्ट की आबादी है और सबसे ज्यादा पंजाब में है, जिसमें 32% से ज्यादा है, और 34 विधानसभा सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश 20.7% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है और राज्य में 17 लोकसभा और 86 विधानसभा सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित है। बीजेपी, सोचिए जरा सा, गौर कीजिए कि 2017 में 86 विधानसभा सीट में से 76 विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। अनुसूचित जाति की जो सीटें थे 90%
90% सीट जो है बीजेपी ने जीती थी, लेकिन क्या इनको नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था? जरा सोचिए, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। चलिए, हिमाचल प्रदेश में भी आबादी 25.2% है। वाह, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आज तक वहां वो स्वर, शेड्यूल कास्ट का स्वर नहीं सुनाई देता है। क्या कारण है? वहां के शोधार्थियों को एक स्टडी उस पर करना चाहिए। हरियाणा में 20.2% है, लेकिन आज तक वहां कोई शेड्यूल कास्ट का सीएम नहीं बना। हिमाचल प्रदेश में कोई सीएम नहीं बनाया और किसी पार्टी ने जहमत नहीं उठाई कि वहां शेड्यूल कास्ट के सीएम बनाया जाए। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की आबादी 6% है और वहां शेड्यूल ट्राइब की आबादी 15% है। पश्चिम बंगाल में 10.2% है शेड्यूल कास्ट की आबादी। बिहार में 8.2% है, लेकिन वहां 3 सीएम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हो चुके हैं। तमिलनाडु में 7.2% है, आंध्र में 6.7% और महाराष्ट्र में 6.6%, कर्नाटक में 5.6% और राजस्थान में 6.1% शेड्यूल कास्ट की आबादी है। बिहार, उत्तर प्रदेश बहुत ही राजनीतिक रूप से फर्टाइल, उर्वर और चर्चित प्रदेश सूबे हैं। यहाँ क्या है दलित राजनीति? यहाँ अमूमन जिस तरह से राजनीति में फैलाया जाता है कि यहाँ की राजनीति उत्तर प्रदेश में जाटव केंद्रित है, इसलिए भाजपा वहां पर गैर जाटव का नारा देकर और जितने और जातियां उसको मिलाकर 76 सीट तक पिछले चुनाव में जीती थी। तो आपने विधायक बना दिया, लेकिन हिंसा भी बढ़ती रही पूरे शासनकाल में, तो वहां जाटव केंद्रित है। बिहार में आइए, रामविलास पासवान जब तक जीवित थे वहां की राजनीति शेड्यूल कास्ट में पासवान केंद्रित थी। अभी कुछ साल पहले मांझी साहब हुड़क कर अपना एक स्पेस कूद कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह है मामला। अब जरा गौर फरमाइए पिछले कुछ इतिहास पे। आजादी के दौरान ही डॉक्टर अंबेडकर और फिर बीएसपी के संस्थापक अध्यक्ष कांशीराम जी ने 80 के दशक में देश की सियासत में दलित राजनीति की व्यूह रचना की थी। लेकिन मुख्यमंत्री सबसे पहले 1968 में बिहार में बने थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री इस देश में पहले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की बागडोर संभाली। इनके बाद जब जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में 1979-80, उस समय राम सुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री उस समय बने थे। उसके बाद जीतन राम मांझी जो कि जनता दल यूनाइटेड के थे वो बने थे। इसका मतलब कांग्रेस के भोला पासवान शास्त्री थे, वो मुख्यमंत्री बने। वहां जनता दल यूनाइटेड के जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। पंजाब में जो मुख्यमंत्री बने वो भी कांग्रेस के हैं। बहन जी यूपी में मायावती पहली बार सीएम बनी मुख्यमंत्री, वो अपने पार्टी के दम पर बनी। और एक बार नहीं, जो कांशीराम जी ने जो बहुजन समाज की व्यूह रचना की थी उसमें एक जाति नहीं पूरी जमात थी। पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय के लोग, सारे लोग थे। पहली बार 1995 में बहुजन समाज पार्टी से सीएम बनी थी। भाजपा के साथ गठबंधन था, मायावती सीएम बनी थी। उसके बाद 2007 में अपने पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई थी। लेकिन 12 के बाद जो राजनीतिक ग्राफ है बसपा का वो गिरने लगा और उसके बाद वहां कोई सीएम नहीं बना। अब महाराष्ट्र चलिए। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी ने सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया, मैंने एक एपिसोड किया था उनके ऊपर, जगन्नाथ पहाड़िया भी मुख्यमंत्री बने थे। और अगर आपको याद हो तो के कामराज, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी ने 3 बार कामराज को, बिहार में भोला पासवान शास्त्री को और महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे को और राजस्थान में 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री
बनाया था। अब यहां मामला बहुत गरमाया हुआ पंजाब को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बसपा का गठबंधन अकाली दल से है और इस बार जैसा कि मैंने पहले बताया है कि फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगा वहां चुनाव में, पंजाब के विधानसभा चुनाव में। सो पंजाब के जरिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी सियासी आधार को वापस हासिल करने के लिए बीजेपी के अलावा बसपा पर भी लगातार निशाना साध रही है, उनकी रणनीति का हिस्सा है। बसपा को कटघरे में शामिल करना प्रियंका गांधी की राजनीति का बड़ा हिस्सा है। देखना है कि यह प्रयोग देश की राजनीति में कोई सियासी हलचल मचाता है या नहीं मचाता है। तो ये देश के बारे में। अब चलिए जो चन्नी साहब हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐसा तो पहली बात तो यह है कि उनका नाम कल जैसे ही अनाउंस हुआ सबको चौंका दिया गया कि चरणजीत सिंह चन्नी बनेंगे मुख्यमंत्री। राजनीतिक हलकों में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा के 4 महीने पहले दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है। यह बात सही है कि अगर 5 साल के लिए बनाना होता, फिर भी चलिए इस बात की अहमियत कम नहीं होती कि पहली बार पंजाब में, जिसमें कि दलित समुदाय का सबसे बड़ा विशाल जनसंख्या वहां पे, पहली बार सीएम वहां से बना है। तो देखना यही है, कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा यही होगी कि चन्नी साहब को नाइट वॉचमैन की तरह सीएम बनाया गया है या चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब की राजनीति में एक लंबी पारी खेलेंगे। आज हरीश रावत ने ट्वीट किया है और शायद उस ट्वीट की जरूरत नहीं थी कि अगला विधानसभा चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो इससे एक संदेह स्थिति पैदा हुई है और कई लोगों ने टिप्पणी की है कि क्या जब संकट में होता है जब कांग्रेस, तभी दलित को आगे किया जाता है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को आगे किया जाता है। तो देखना यह है कि नाइट वॉचमैन रहेंगे या लंबी पारी खेलेंगे। अगर नाइट वॉचमैन के रूप में होगा तो जाहिर है जो कांग्रेस पर जो लगातार दलित विरोधी के हमले होते रहे हैं, वो नाइट वॉचमैन कांग्रेस पार्टी खुद बनकर रह जाएगी, खुद उस लीला में फंसकर रह जाएगी। चलिए, चन्नी साहब चमकौर विधानसभा से तीसरी बार विधायक बने हैं और पहली पीढ़ी के राजनेता हैं। 2007 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और इंडिपेंडेंट जीते थे। लेकिन बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिला लिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में वे टेक्निकल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री थे और अमरिंदर सरकार में रोजगार सृजन कैबिनेट मंत्री के रूप में पिछले कुछ वर्षों से चन्नी चुनावी वादे के अनुसार राज्य भर में रोजगार मेले लगाने में सबसे आगे रहे हैं। जहां तक उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, उनके 3 भाई हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनोहर सिंह और सुखवंत सिंह। चरणजीत सिंह की पत्नी एक डॉक्टर है, उनके 2 बेटे हैं, उनको 2 बेटे हैं। उनके परिवार के पास रोपर में एक पेट्रोल पंप और एक गैस एजेंसी है। इनके पिताजी हर्ष सिंह कुछ साल तक विदेशों में रहे अपनी आजीविका कमाने के लिए। कहते हैं कि अरब देशों में या मलेशिया में उन्होंने रोजगार के लिए वहां जाकर काम किया था, वहां गए थे वो। और देश जब वापस लौटे तो खरड़ नगर पालिका में उन्होंने टेंट हाउस का कारोबार शुरू किया। खरड़ में उन्होंने, मोहाली के पास है खरड़, वहां टेंट हाउस का काम शुरू किया। कि नौजवानी के दिन से ही जो चन्नी साहब हैं अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे और खरड़ नगर पालिका में काउंसलर होने के बाद भी वे टेंट लगाने का काम करते थे। चन्नी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चंडीगढ़ के गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज से पढ़ाई की है और पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया है। इसके बाद इन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MBA की भी पढ़ाई की। और पढ़ाई में दिलचस्पी, ये आजकल बहुत कम नेता ऐसे मिलते हैं कि जो
मंत्री रहते हुए पीएचडी के लिए इनरोल थे, चंडीगढ़ में ही पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे। शायद अभी वो इनरोल ही हैं, अभी उनको डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिली है। तो अच्छी बात है, नेता लोग को पढ़ना लिखना चाहिए। चन्नी शायद पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट कर रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद तो वो अभी पीएचडी कर रहे हैं। अच्छी बात है, राजनेता को छात्र भी होना चाहिए। हर समय उनको नहीं लगना चाहिए कि वही सबको ज्ञान देंगे, उनको ज्ञान लेना भी चाहिए। चलिए अब राजनीतिक यात्रा के बारे में थोड़ी सी सूचना आपको दे दूं। 58 वर्ष के हैं चरणजीत सिंह चन्नी और इनकी राजनीतिक यात्रा 1996 में शुरू हुई थी, जब वे खरड़ नगर पालिका के अध्यक्ष बने। इसी दौरान वे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मसलन रमेश दत्त के संपर्क में आए और अपने शुरुआती दिनों से ही रमेश दत्त के संपर्क में रहे। हालांकि वह दलित कांग्रेस नेता वरिष्ठ नेता चौधरी जगजीत सिंह से भी संपर्क में थे, लेकिन 2007 में जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद 15 से लेकर 16 तक जब सुनील जाखड़ हटे थे विधानसभा प्रतिपक्ष नेता के रूप में, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वे रहे हैं और इस दौरान वो कांग्रेस हाईकमान के भी संपर्क में आए, ऐसा माना जाता है। और माना जाता है कि अंबिका सोनी से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। साल 2017 का चुनाव जीतने के बाद चन्नी अमरिंदर सिंह के कैबिनेट में मंत्री बने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के अधूरे वादे को लेकर जो विद्रोह आवाजें उठ रही थी, उनमें से चन्नी भी थे, उनके अपोनेंट कैंप में थे। और कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने में के जो समर्थक थे उसमें चन्नी भी थे। इसके साथ साथ जो हरीश रावत हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं पंजाब के, उनसे मिलने जब असंतुष्ट मंत्री जब गए थे देहरादून, तो चन्नी उस डेलीगेशन में भी थे। उनके पास जो संपत्ति है 2017 के जो एफिडेविट उन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन को, उसके हिसाब से 14.53 करोड़, तकरीबन 14.5 करोड़ की संपत्ति है। चन्नी विवादों में भी रहे। एक आईएएस महिला अधिकारी को उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। बाद में वो मसला सुलझ गया था, लेकिन उसके अलावा सिक्का उछालना, पॉलिटेक्निक संस्थान में व्याख्याता के बीच चयन के लिए, 2 व्याख्याताओं के बीच चयन के लिए उन्होंने सिक्का उछाला था, वो कैमरे में शायद कैद कर लिया गया था। बहरहाल देखना है कि देश के वैसे सूबे में जहां की सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की आबादी है, वहां एक शेड्यूल कास्ट का एक सीएम बना है। चन्नी के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। कांग्रेस की दलित राजनीति सिर्फ सिंबॉलिक रहेगी कि एजेंडा सेटिंग भी होगा, प्राइवेट सेक्टर को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को सवाल को लेकर, दलितों के प्रति जो हिंसा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको लेकर एजेंडा सेटिंग होगी या सिंबोलिज्म तक सिमट कर रहेगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। अंबेडकर नामा अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।